नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन सरकार ने लघु उद्योग के लिए 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया है। बुधवार को समिट की शुरुआत सूक्ष्म, लघु और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSME कॉन्क्लेव के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। MSME का और उसके बाद समापन सत्र बहुत मुझे लगता है जिस तरह से ये आयोजन इतना सक्सेसफुल हुआ है, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रधानमंत्री जी ने भी जब वो पधारे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन हम सभी को दिया, उससे भी हमको नई ऊर्जा मिली है, एक नया डायरेक्शन मिला है और नया कॉन्फिडेंस मिला है पूरी टीम को। और निश्चित रूप से ये आयोजन तो सफल हुआ ही है, लेकिन इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, ये सब कुछ धरातल पर उतारने का काम है, ये भी मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम डेफिनेटली पूर्ण रूप से उतारेगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब कुछ धरातल पर PM 17 तारीख को फिर से बिल्कुल माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत कुछ राजस्थान को पहले भी मिला है उनके मंत्रालय से और अब और भी मिलने वाला है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। PM 17 तारीख को फिर से आ रहे हैं एक बड़ी सौगात के लिए। 1 साल पूरा होने जा रहा है सरकार का, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा राजस्थान पधार रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। MSME की ग्रोथ रेट जो है वो SGDP में 25% है, तो क्या कुछ अब लक्ष्य जो है वो तय किया जाएगा यहाँ पर? नहीं, देखिए वो सारी बातें आप सत्र के बाद आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं, बहुत सारे हमारे डिग्निटरीज हैं जो आज अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस सेक्टर को और मजबूती मिलेगी और नई ऊर्जा से ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। पॉलिसीज की जहां बात करें, पॉलिसीज ऑलरेडी हमारी सरकार लेके आ चुकी है और भी जो कुछ करना होगा डेफिनेटली हमारी सरकार क्या कर रही है। ये आयोजन पहले वर्ष में करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत महत्वाकांक्षी काम है जो मुख्यमंत्री जी ने। मैम, पॉलिसीज को धरातल पर उतारने में टाइम डिसाइड देखिए, टाइम मैं तो ये कहूंगी कि पहले वर्ष में ये काम करना ये दर्शाता है कि सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है वो ये है कि एक्चुअल में ये सारे काम धरातल पर लाने का काम करना है। ऐसे आयोजन पहले भी हुए लेकिन वो इतने सफलतापूर्वक नहीं हुए क्योंकि वो लास्ट के 2-3 सालों में हुए। हमारा जो ये लक्ष्य है, जो हम लोगों ने ये आयोजन पहले वर्ष में किया है, मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग बहुत सीरियस हैं और ये काम करने वाली सरकार है। राइजिंग राजस्थान समिट में आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर्स ने मेंटल हेल्थ पर बात की व संबंधित टूल्स को साझा किया। इस अवसर पर ग्लोबल मेंटल हेल्थ के प्रोफेसर विमल शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बारे में बात करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किसी एक पैमाने पर इलाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की स्थिति और उनके ऊपर पड़ने वाले दबाव के आधार पर उपचार आवश्यक होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के संबंधों का मामला हो। मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है और उसे उचित तरीके से ट्रीट किया जाना आवश्यक है। जयपुर से प्रियंका माथुर की रिपोर्ट। और आप कब से हैं, कितना अनुभव आपका रहा इस फील्ड के अंदर? मैं प्रोफेसर हूँ ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिसर्च का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, और कम्युनिटी में किस तरह से मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह से उनको हेल्प की जाए, ये मेरा प्रोफेशनल एम ऑब्जेक्टिव है। और इसी के लिए हम राजस्थान गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ काम करने की जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके लिए। आपने सवाल किया युवाओं में मेंटल हेल्थ का इश्यू, इसके कई कारण हैं। एक तो आजकल अवेयरनेस मेंटल हेल्थ की काफ़ी हो गई, तो ऐसी बात नहीं थी कि पिछले टाइम में, पिछले ज़मानों में मेंटल हेल्थ के इश्यू नहीं थे, तो एक अवेयरनेस की वजह से लोगों को ज़्यादा पता लगता है। दूसरा क्या कि आजकल स्ट्रेसेस, हर तरह के स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पीयर ग्रुप, रिलेशनशिप्स, ये सबों का प्रेशर जो यूथ है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, तो उसको कोप करने की एबिलिटी काफ़ी लोगों में तो होती है और कई लोग उसको कोप नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह उनको परेशानी करती हैं। पर मेरा ये मानना है कि इसको ज़्यादा इस तरह से उजागर नहीं करना चाहिए कि हर यूथ ही को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मानना चाहिए कि बहुत रोबस्ट होते हैं यूथ और हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं वो। तो हमारा एम ये है कि भाई
जब आप अगर हेल्प चाहिए उस वक्त आपको हेल्प के लिए आगे आना चाहिए, और ज़्यादातर हेल्प आपको साइकोलॉजिकल हेल्प से काम चल जाता है, दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती जनरली। बाकी कोटा की आपने पूछा, तो कोटा का हमें देखा जाए तो ये पहले ये पता करना चाहिए कि सुसाइड पूरे राजस्थान में कितना कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग के भी इश्यूज़ हैं। कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि ये जो डेथ हुई है वो सुसाइड से हुई है कि नहीं हुई है। कोटा में पॉपुलेशन यंगस्टर्स की ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 2-2.5 लाख किसी वक्त। तो अगर इस पॉपुलेशन में उनकी सुसाइड होती है तो एकदम हाईलाइट हो जाती है। बाकी जगह का हमें पता नहीं कि जयपुर में क्या हो रहा है या और शहरों में क्या हो रहा है। तो पहला तो हमें ये पता करना चाहिए कि वो सुसाइड बराबर ही हो रहा है उस पॉपुलेशन में या ज़्यादा हो रहा है। दूसरा मेरा मानना है कि हमें सबसे बड़ा कदम ये चाहिए है कि किस तरह से इन बच्चों की जान बचाई जाए। और मेरा तो ये मानना है कि एक भी बच्चे की जान बचा ली तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसी के लिए हम ये चाहते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो हमने एक टूल भी तैयार किया है, ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल, जिसको हम चाहते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे स्कूल टीचर्स वो भी अप्लाई करके जिनको प्रॉब्लम हो उसको आइडेंटिफाई करें और उनको राइट टाइम पे अप्रोप्रिएट हेल्प दी जाए। सर ये टूल किस तरह से काम करेगा? ये क्लिनिकल टूल है, तो इसमें जितने भी तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया। और उसमें आप उसका जैसे डॉक्टर पूछता है स्पेशलिस्ट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, उसी तरह से हम ट्रेन कर देते हैं फ्रंट लाइन, जैसे ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ या और जनरल फिजिशियंस हैं, तो वो उनको वो जैसे क्लिनिकल क्वेश्चंस स्पेशलिस्ट पूछते हैं वैसे वो उनको पूछ के वो हमने वो उसमें एल्गोरिथम लगाई है, तो उसका आउटपुट होता है कि उनको क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, वो एकदम सामने आपको दिख जाता है और उसके हिसाब से आप अप्रोप्रिएट हेल्प करते हो। इसके साथ ही आपके पास वो डेटा इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल हो जाती है, तो आप 10,000 या 15,000 लोगों में करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह की समस्याएं हैं इस पॉपुलेशन में, ताकि आप सर्विसेज उसके हिसाब से दे पा सकें। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में ग्लोबल मेंटल हेल्थ का प्रोफेसर हूँ, और मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रूरल मेंटल हेल्थ का चेयर हूँ वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन में, तो सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं रहने वाला तो लालसोट का हूँ यहाँ पे, अपना ये तो अपना गांव अपना घर है, तो अपने यही है कि अपने प्रदेश की अगर कुछ सेवा हो सके तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और रहूँगा। Could we start with who am I? That might be a good place to start. Please give your introduction. So I'm Keith Brennan. I'm from the University of Manchester. I am the Vice Dean for Internationalisation in the Faculty of Biology, Medicine and Health, and we're here looking for partnership with Rajasthan. What about the partnership and what about the MOUs on mental health? So we've come here today visiting the Rising Rajasthan conference to meet with members of your government. We're interested in how you support medical education and healthcare education generally, but we're also interested in non-communicable diseases, so cancer, cardiovascular disease, mental health, and we're wanting to find out what the pressing questions are for Rajasthan. Understanding those pressing questions, then we can bring in the help and the support of the University of Manchester to address these questions. There is a particular interest. We had a chance to meet with your health minister. Particular interest, particular questions around mental health, particularly mental health amongst young people and young people in rural schools. Sir, despite all other diseases and all other health problems, mental health is the biggest problem in current scenario, and mental health and depression is the biggest problem the young generation faces. What is your thinking about it? So
I absolutely agree it's a big problem. We actually need to work out how big a problem it is, understand how many people are affected, which we need to identify the people in question. Having done that, then we can start to actually work out how best to support these young people, how to help them cope with their mental health problems at the time. So it's an initial scoping and understanding how big the problem is. Have you understood how big the problem is? Then we can actually really start to think about how we intervene. I know we've got lots of possibilities on how to intervene and how to make things better, but we need to understand the problem first. निम्बाहेड़ा में आज एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मजदूरी के लिए जा रही सवार सभी 35 महिलाएं घायल हो गई। निम्बाहेड़ा मार्ग पर गांव केली कदोला के बीच ये हादसा हो गया। महिलाएं गांव अरनिया माली और गांव बरडा की थी। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची। घायलों का निम्बाहेड़ा जिला में उपचार जारी है। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस, तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। निम्बाहेड़ा से अशोक टेलर की रिपोर्ट। जालौर में पिछले 23 दिन से चल रहे किसानों के महापड़ाव की सुध लेने के लिए आज लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत धरना स्थल पर पहुंचे। जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का महापड़ाव जारी है। कल किसानों ने धरना स्थल पर भाजपा सरकार व अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ भी किया। करीब 1 माह के बाद किसानों की पीड़ा में सहभागिता निभाते पहुंचे वैभव गहलोत ने इस बारे में क्या कुछ कहा, ये देखते हैं जालौर से ये खास रिपोर्ट में। इनसे धरने पर है, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज आपकी मुलाकात हुई, क्या बात है? इनकी समस्या हम सबके ध्यान में है कि किस तरीके से 23 दिन से लगातार हमारे किसान भाई, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और जिस तरीके से सरकार को निर्णय लेना चाहिए और 1 साल से कोई निर्णय नहीं हो पा रहे। अब जिस तरह से सभी किसान भाई भी बता रहे हैं कि जो कांग्रेस में आदरणीय गहलोत साहब की जो योजना थी, जवाई पुनर्भरण योजना, उसका पैसा स्वीकृत हो गया था, लगभग 2500 करोड़, 3000 करोड़ रुपए की योजना बजट में पेश कर दी गई थी। उसमें 2500 करोड़ की स्वीकृति भी आ गई थी, टेंडर भी निकल गए थे, उसका भी काम रोकनी पड़ी है सरकार। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये सब चीज़ें समयबद्ध तरीके से होती रहें, जैसे 1 साल आज ये पूरे 12 महीने बर्बाद हो गए। आज किसान भाई पानी को लेकर जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं सरकार से, आप सब चैनल और मीडिया के माध्यम से मांग करेंगे कि सरकार को इन बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए, क्योंकि खुद यहाँ पे भाजपा के जो नेता आए, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने भाषणों में कहा था और वादा करके गए थे, तो कम से कम अब उस बारे में उनको सोचना चाहिए। जवाई पर जालोर का हक बन रहा है। कई सरकारें आई, पिछली गहलोत सरकार भी थी। ये किसान आज नहीं, पिछली बार भी धरने पर बैठे थे, लेकिन समाधान नहीं हो। कोई भी सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही और जवाई नदी में पानी नहीं छोड़ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो जो योजना, जो कांग्रेस की जवाई पुनर्भरण योजना को भी ये लोग समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते तो ये समस्याएं उस तरह से नहीं आती। उसमें ये था कि 5000 एमसीएफ पानी आएगा, पर उसका पहले से निर्धारण हो गया कि वो पाली और सिरोही को दिया जाएगा। उसमें ये भी शामिल था। नहीं, वो पेयजल का मामला नहीं, सिंचाई के लिए था सर, उसमें सिंचाई का था, पेयजल का मामला था। पेयजल का आप पढ़ो उसको, उसकी मैंने सर पढ़ा सर, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें उसको बाकायदा सिरोही और पाली का पहले से ही निर्धारण कर दिया। तो फिर जालोर के लिए तो फिर वही बात हो गई। आसिंद कस्बे के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी रोहित सिंह चौहान ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वर्तमान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु उपखंड अधिकारी रोहित सिंह ने संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। आसिंद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। जैसा कि आपको जानकारी है कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यक्रम पूरा हो रहा है, 1 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में सरकार जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे होगा। आज जो बैठक बुलाई गई है वो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आएंगे और राज्य सरकार की ये मंशा है कि जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को जयपुर ले जाना और प्रधानमंत्री जी वहाँ पे संवाद भी करेंगे लाभार्थियों से और उनसे चर्चा करेंगे। तो हर ज़िले को, हर उपखंड को टारगेट दिया गया है कि जो भी फ्लैगशिप योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें यहाँ से हम लेके जाएंगे। आसिंद सब डिवीज़न के अंदर करीब 1100 लोगों का टारगेट हमें दिया गया है।
और बसों की व्यवस्था ज़िला स्तर से की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी ज़िला स्तर से की गई है। तो उसी संदर्भ में आज ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई थी उनकी सुरक्षा को लेके, जैसे कि बस में जो महिलाएं भी जाएंगी उनके लिए लेडी कांस्टेबल है, मेडिकल की सुविधा के लिए ANM CHO साथ रहेंगे, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, चेक पोस्ट रहेगी, सभी बसेस को सभी जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानपूर्वक यहाँ से लेके जाया जाएगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और सम्मान से उन्हें वहाँ पे कार्यक्रम में करने के बाद में पुनः यहाँ लाकर आसीन में अपने गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। इसी संदर्भ में आज सभी ब्लॉक लेवल्स की मीटिंग थी। मेरे साथ में वीडियो साहब हैं, क्योंकि पंचायती राज के लाभार्थी ज़्यादा होते हैं तो उनकी हमने अलग से बैठक ली है ग्राम सेवकों की और उनको भी दायित्व दिया गया है इन्हें कितनी बसों में लाभार्थी ले जाना है, जनप्रतिनिधि जाएंगे यहाँ से। तो इस मीटिंग का मकसद ये था कि सभी लाभार्थी, क्योंकि हम 1100 लोग लेके जा रहे हैं तो 25 बसें जाएंगी यहाँ से, तो सभी लाभार्थी सकुशल जाएँ और सकुशल वहाँ से वापस आएँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, खाने पीने को लेके, मेडिकल को लेके और कोई इशू नहीं हो। इसी संदर्भ में पुलिस डिप्टी साहब भी यहीं पे थे, अभी तहसीलदार जी भी थे, तो सभी को अपने अपने जो भी निर्देश दे दिए गए हैं और 2-4 दिनों में इसमें वर्कआउट करके 16 तारीख को शाम को 8-9 बजे के बाद बसेस रवाना होनी शुरू होगी। 17 का कार्यक्रम है जयपुर में, अटेंड करके और 17 की रात को सभी लाभार्थियों को पुनः उनके निवास स्थान पर छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान सरकार के 1 साल पूर्ण होने के साथ ही प्रथम राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय प्रथम कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित हो रहा है, जो कि मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को समर्पित रहेगा। जिला कलेक्टर ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। कल कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम राज्य सरकार की जो पहली वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य पर जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है उनमें कल अपना पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ जोधपुर के अंदर हो रहा है। वेन्यू ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर है और यहाँ लगभग जो है 5000 लोगों की प्रोग्राम होगा जो लाभार्थी हैं। विभिन्न स्कीमें इसके अंदर कवर्ड हैं, जैसे अपने जो लैपटॉप, स्कूल शिक्षा विभाग के लैपटॉप होती हैं, साइकिल होती हैं, स्कूटीज होती हैं, कॉलेज शिक्षा विभाग के दिव्यांगों के जो उपकरण होते हैं, उसके अलावा कई सारी पॉलिसीज का कल लॉन्च है और अनेक जो है अपने गणमान्य व्यक्ति इसमें आएंगे और एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर कराया जाएगा। सभी उसकी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू पक्ष द्वारा टारगेट करने के विरोध में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 800 साल पुरानी दरगाह है, जिसके खिलाफ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने निचली कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इस दरगाह में पहले संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर को है। मामले को लेकर जिले भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने मुस्लिम युवक संगठन एवं मुस्लिम महासभा के बैनर तले बुधवार दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम संगठनों ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं डूंगरपुर से सादिक अली की इस खास रिपोर्ट में। मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं सर। ये पिछले 4-5 दिन पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर को सर्व समाज के भाजपा पूर्व मंत्री भवानी जोशी और भाजपा सांसद धन सिंह रावत ने कानून का उल्लंघन करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो भारत में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह विवादास्पद बयान है जिसका मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है। कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन के मार्फत हम मुकदमा दायर करवाने आए हैं। दूसरी बात यह है कि अजमेर दरगाह शरीफ 800 वर्ष पुरानी दरगाह है। यहाँ पर मंदिर होने के प्रमाण ढूंढना बिल्कुल गलत है। सन 1951 में कानून बनाया गया है कि मस्जिद, मदरसे, दरगाह, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे जहाँ पर है जैसी स्थिति में है वैसे ही रहेंगे। इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर भी निचली अदालतों द्वारा सर्वे कराई जाती है, याचिका दायर ले रहे हैं। इस पर निचली अदालतों का भाजपा और आरएसएस का
आरएसएस के इशारों पे चल रही है। इसलिए आज हम सब पूरे दुर्गापुर जिले के मुस्लिम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी शेख, पद? जिला अध्यक्ष। दरगाह शरीफ के बारे में अभी जो विवाद चल रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम महासभा की तरफ से। रही बात हुजूर गरीब नवाज की, जो आस्था का केंद्र है पूरी दुनिया में, और 800 साल से हुजूर गरीब नवाज की दरगाह है, और उस दरगाह को 1947 या 48 के टाइम पे जो कानून पारित हुआ, उस कानून के तहत कभी भी कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या दरगाह या कोई भी चीज़ उसे आप हटा नहीं सकते। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया है बीजेपी और उनके कुछ नेताओं ने, हिंदू मुस्लिम का दंगा देना, ये बिल्कुल ही गलत है। और दंगा फसाद कराने की जो इनकी जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, कहीं न कहीं ये धर्म के नाम पे, दरगाहों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। हम मुस्लिम महासभा की जानिब से आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर की जानिब से। और मुस्लिम महासभा चाहती है कि इन लोगों पर, जो अभी भवानी जोशी जो पूर्व मंत्री बीजेपी के बांसवाड़ा के, उन्होंने सर्व समाज को इकट्ठा करके एक जबरदस्त, आप ये कहिए कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ के अंदर अराजकता या आपसी वैमनस्यता को फैलाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है और कानूनन गलत भी है। तो मुस्लिम महासभा चाहती है कि उनके खिलाफ भी कम से कम, कुछ नहीं हो तो कम से कम कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको संज्ञान में लाके और अमल किया जाए। बस इसी तरह से मुस्लिम महासभा ये चाहती है, वरना आने वाले समय में उग्र आंदोलन या बड़ा आंदोलन के इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इकबाल गौरी, मुस्लिम महासभा जिलाध्यक्ष। ये जो देश के अंदर एक मनुवादी सरकार जो एक दूसरे समाज को लड़ाने भिड़ाने का जो काम कर रही है, कभी कभी आदिवासियों के खिलाफ में बोलती है, मुस्लिमों के खिलाफ में बोलती है, इसी तरीके से एससी के खिलाफ में बोलती है, और इनके एक न एक नेता प्रयोगशाला के रूप में इस देश के अंदर एक दूसरे समाज को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से किए गए समायोजन में गड़बड़ी मिलने पर अलवर जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल डीईओ का मुख्यालय बीकानेर किया गया है। आपको बता दें, डीईओ के रिटायरमेंट में मात्र 3 महीने ही बचे थे। 21 दिन पहले महिला टीचर ने एक अन्य शिक्षक पर रेप का आरोप लगाया था। मामले में महिला टीचर का आरोप था कि आरोपी ने जिला शिक्षा अधिकारी की शह पर रेप किया। हालांकि रेप के मामले में डीईओ पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।